हेलो स्टूडेंट्स। संसाधनों के विकास में आज हम लोग लाल और पीली मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, लाल मृदा कहाँ पर और किन क्षेत्रों में पाई जाती है, या लाल मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण पाया जाता है। फिर आपका लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के सब लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र व शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है और लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, यानी इसमें एसिड ज़्यादा पाया जाता है। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि जहाँ पर अम्लीय होगी वहाँ पर पोषक तत्व भी कम पाए जाएंगे। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तरी पूर्व प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वहन पाए जाते हैं। वहाँ इनमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अधिक और अर्धशुष्क पर्यावरण में इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उसकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना बढ़ जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, काजू की फसल के लिए कौन सी मृदाएं उपयुक्त होती है। तो आंसर आपके पास ही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त हैं। फिर आपके पास आ जाता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है और झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इनके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाते हैं। इन मृदाओं को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। फिर आ जाएगी आपकी वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनके गठन मोटे कणों के कारण होते हैं। हिमालय में हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का अधिक अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन का मतलब पहले भी आ चुका है, मतलब मृदा का बहकर आगे चला जाना। और ये अधिसिलिक यानी एसिडिक, जिसमें बहुत ज़्यादा अम्ल पाया जाता है तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण। तो यहाँ पर आपके पास मृदा अपर्दन का मतलब हुआ तेज़ बारिश या तेज़ हवाओं की वजह से मृदा की ऊपरी परत जो कि उपजाऊ होती है उसका बहकर आगे चला जाना। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि के कारण संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना दीजिएगा, अवनलिकाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बहते हुए जल से लेकर कहते हैं।
ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, उत्खात भूमि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बेहतर से स्टार्ट करेंगे और कहते हैं तक चलेगा। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, खड़ भूमि किसे कहा जाता है। खड़ भूमि किसे कहा जाता है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा आंसर, चंबल बेसिन में ऐसी की जगह लिखेंगे आप उत्खात भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, पवन अपर्दन किसे कहते हैं। तो यहाँ से पवन से लेकर कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बनती है, जिससे अंदर बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्चय जुताई कहा जाता है। यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे, समोच्चय जुताई किसे कहते हैं। तो ढाल से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करते हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाएंगे, आप पट्टी कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ से फसलों से आप स्टार्ट कर दीजिए या बड़े खेतों से कर दीजिए। बड़े खेतों से लेकर पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतारों को लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इस रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपका ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्न दिए मैं आपको, मैंने मध्य में कई प्रश्न लिखा रखे हैं और बुक के पीछे के जो क्वेश्चन हैं आप स्वयं एक बार इन्हें ढूंढकर आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।